नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत कक्षा 12 के लिए ये हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में भारत के विकास की यात्रा 15 नंबर का आपका टोटल ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ेंगे नहीं, सीधे मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। जैसे ये प्रश्न हमने पहले देखे ना, उसी तरीके से प्रश्न और उत्तर जो है वो करने वाले हैं, सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इसमें टॉपिक क्या-क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें राजीव गांधी, चुनाव सुधार, राजनीतिक सूचिता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जवाहर नवोदय विद्यालय, सूचना एवं संचार क्रांति, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी नरसिम्हा राव, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 1991 की नई आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य, कावेरी नदी जल विवाद, अटल बिहारी वाजपेयी और कारगिल युद्ध। तो इन टॉपिकों से आपके प्रश्न सेकंड चैप्टर में पूछे जाएंगे। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं सभी के सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है राजीव गांधी। 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा प्रश्न है कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी? तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या जब हुई थी, तो उसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे 1984 में। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। याद रखना, पहले हमने 26वां संशोधन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसके बाद 42वां, फिर 44वां संविधान संशोधन पढ़ा था और यह है 52वां संविधान संशोधन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो सिलेबस में उसी में से प्रश्न बनाए गए हैं। तो 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो वो है दल बदल विरोधी कानून के लिए बनाया गया था 1985 में। सन भी याद रखना, कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा कि 52वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो उस समय राजीव गांधी थे, क्योंकि 1984 में बने थे और 1985 में 52वां संविधान संशोधन आया था। तो उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और 1952 में ये दल बदल विरोधी कानून लाने के लिए लाया गया संविधान संशोधन था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो पहले जो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार के लिए जो आयु निर्धारित थी वो 21 वर्ष थी। हमारा जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उस समय फिर ये जो आयु थी वो घटा करके 18 वर्ष की, और 18 वर्ष का प्रत्येक नागरिक भारत का जो है वो मतदान कर सकता है। तो ये कब किया गया था? याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कब शुरू हुआ? जैसे आजकल वोटिंग जो होती है वो ईवीएम मशीन से होती है, तो ये शुरू कब हुआ था? तो इसका प्रयोग धीरे धीरे 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक में बढ़ा था और तब से ये शुरुआत मानी जाती है। तो राइट आंसर आपको करना है इसका सही। नेक्स्ट, अब हम फिर से हेडिंग चेंज करते हैं और अब आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नवोदय विद्यालय वाला जो टॉपिक है, इससे संबंधित जो प्रश्न आपके बनने हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई कब घोषित की गई थी? तो एनपीई 1986 में घोषित की गई थी। देखो ये प्रश्न इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी फिलहाल जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसके संदर्भ में ये प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 1986 की शिक्षा नीति का मुख्य ढांचा क्या था? तो वो था 10+2+3 यानी 10वीं, उसके बाद 2 साल में 12वीं और फिर उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से 10+2+3 का ढांचा हमारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों को उत्तम शिक्षा देने के लिए कौन से विद्यालय खोले गए? तो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय खोले गए थे, आज भी संचालित हैं। आप सब जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में 5वीं पास विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो चयनित होता है और उसके बाद 12वीं कक्षा तक वो वहां पर पढ़ता है। बिल्कुल गवर्नमेंट उसका पूरा खर्चा वहन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम जवाहर नवोदय विद्यालय किस वर्ष स्थापित हुए थे? तो 1985-86 में पहले जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इग्नू
यानी इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना भी 1985 में की गई थी। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है, खुला विश्वविद्यालय है, जहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से यानी घर बैठे कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से जो कोर्स है वो कर सकता है पत्राचार के माध्यम से। तो एक बार फिर से ये हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, सूचना और संचार क्रांति। इससे रिलेटेड प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न हमारा 13वां है कि भारत में दूर संचार क्रांति या आईटी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये कई बार परीक्षा में आया गया प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सैम पित्रोदा को जो है वो भारत में आईटी क्रांति का जनक या सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी के सलाहकार थे सैम पित्रोदा, इसीलिए इन्हें जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सी डॉट यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलामेटिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो सी डॉट की स्थापना 1984 में भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन है पीसीओ और एसटीडी बूथों का जाल बिछाने का श्रेय किस सरकार को जाता है? तो राजीव गांधी सरकार को जाता है। देखो राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान देश में जो है वो टेक्नोलॉजी का काफी विकास हुआ था, विशेष करके कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो ये जितनी भी जो है वो शुरुआत जो हुई थी वो उसी दौरान हुई थी। और अगला प्रश्न है कि भारत में कंप्यूटर के प्रयोग को बढ़ावा देने की शुरुआत किसने की थी? तो राजीव गांधी ने की थी। तो देखो इनका नाम आ गया। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है और इस पर जरूर प्रश्न बनेगा। अब फिर से हेडिंग हमारी चेंज होती है और अब हम करेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह और इनका जो मंडल आयोग था इनके द्वारा लाया गया, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 1989 में राजीव गांधी की सरकार के बाद अगले जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो विश्वनाथ प्रताप सिंह है। 1989 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो वो वीपी सिंह ने ही लागू किया था। 1990 में वीपी सिंह ने जो है वो इन सिफारिशों को लागू किया था। और किससे संबंधित थी? अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग का संबंध किस वर्ग के आरक्षण से था? तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो था ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको इसमें 27% आरक्षण दिया था सरकार के विभिन्न जो योजनाएं और भर्ती थी उनमें 27% आरक्षण देने के संबंध में मंडल आयोग था, जिसकी सिफारिशों को वीपी सिंह ने 1990 में लागू किया था। और अगला प्रश्न है ओबीसी को सरकारी योजनाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण? तो 27% आरक्षण की व्यवस्था जो है वो इसमें की गई थी। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है वीपी नरसिम्हा राव। अभी हमने वीपी सिंह किया और अब हम पीवी नरसिम्हा राव और 1991 की नई आर्थिक नीति जो है हमारी, उससे संबंधित प्रश्न हम करने वाले हैं। तो अगला हमारा 21वां प्रश्न है कि 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 में वीपी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, इंपोर्टेंट, इस पे जरूर ध्यान देना, प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री थे हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो ये जो है वो भारत में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाए गए एलपीजी मॉडल का पूरा नाम क्या है? तो एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो ये एलपीजी ध्यान रखना, एलपीजी गैस नहीं है ये, बल्कि एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन। थैंक यू।